ठीक, लिखिएगा बेटा। अरे सुन लीजिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, लिखिए जरा, लिख लेते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बेटा प्लीज तो आइए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सिंपल है बेटा, कहानी बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में कहानी क्या है सुनो। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है बेटा, प्लीज आप तो शांति बना के रखो। देखो ये कोई बॉडी है बेटा, अच्छा बताओ ये T टेम्परेचर पे है, क्या इससे रेडिएशन निकलेगा? अरे जल्दी बताओ, रेडिएशन निकलेगा? क्या रेडिएशन में एक ही वेवलेंथ होगा? बहुत सारे वेवलेंथ होंगे। क्या जो भी बहुत सारे वेवलेंथ, क्या सभी वेवलेंथ से जो एनर्जी निकल रही होगी वो सेम होगी? नहीं। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, आज ईमानदारी से बैठ जाइए बेटा। चाचा अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपको तो 1 घंटे का भी गैप मिलेगा तो भी आप घूमते टहलते बैठते बैठते उसको पार कर ही देंगे। देखिए सुनो बच्चों, बातें नहीं अब, ये बॉडी है T टेम्प, अरे यार अरे बातें बंद करो। ये बॉडी है T टेम्परेचर पे, क्या यहाँ से रेडिएशन निकलेगा? अलग अलग वेवलेंथ का निकलेगा। अच्छा बेटा मैं मान के चलता हूँ, जरा ध्यान से सुनना वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को। एक्चुअली क्या होता है भाई, चाचा सुन लेना, वीन ने ये बोला, बहुत साफ साफ ये बोला कि इसमें बेटा बहुत सारे वेवलेंथ निकलते हैं, लेकिन उसमें किसी एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। यानी द इंटेंसिटी मतलब द वेवलेंथ एक ऐसा वेवलेंथ होगा जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। बहुत सारे वेवलेंथ की एनर्जी निकल रही है, एनर्जी मतलब रेडिएशन, उसमें एनर्जी होती है बेटा। उसमें किसी एक वेवलेंथ की एनर्जी यानी इंटेंसिटी बहुत बड़ी होगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि मान लो इसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है उसमें वो विजिबल रेंज में आ रहा है, मान लो इससे जो रेडिएशन निकल रहा वो विजिबल रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा कब होगा, जैसे मान लीजिए कोई आयरन का रॉड है, उसे भट्टी में डालिएगा तो वो कुछ देर तक छोड़ेगा तो रेड हॉट दिखता है, तो रेड हॉट दिखता है। जरा ध्यान से सुनना, ये रॉड जब मैंने भट्टी में डाला, ये भट्टी में डाला फर्नेस में कुछ देर के लिए और फिर बाहर निकाला तो हमने देखा वो रेड हॉट दिख रहा है। यहाँ पर बेटा ये जो रेड हॉट दिख रहा है, तो क्या इसमें ब्लू कलर निकल नहीं रहा होगा? निकल रहा होगा। क्या इसमें ग्रीन कलर निकल नहीं रहा होगा? निकल रहा होगा। लेकिन रेड वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें ये रेड दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि रेड हॉट आयरन हो गया, देखिए जब आप भट्टी से निकालते हैं तो कुछ दूर तक, कुछ रॉड की कुछ लेंथ तक कुछ पोर्शन रेड हॉट दिखते हैं। इसमें से रेडिएशन जो निकल रहा बेटा, इसमें बहुत सारे वेवलेंथ हैं, वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। लेकिन बेटा रेड वाला इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारी आंखों पे रेड वाला इंटेंसिटी ज़्यादा पहुंच रहा है, इसलिए केवल रेड दिख रहा है। इसमें ग्रीन भी निकल रहा है, ब्लू भी निकल रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहे क्योंकि इंटेंसिटी उनकी कम है। और रेड की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, सभी वेवलेंथ में रेड एक ऐसा वेवलेंथ है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। सुनो सुनो सुनो, वीन ने पहली बात तो ये बता दिया कि बॉडी किसी टेम्परेचर पर है तो बहुत सारे वेवलेंथ निकलते, उसमें किसी एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। दूसरी बात वीन ने ये बताया, अगर मैं इस आयरन को अभी मान लो एक भट्टी में डाला था, सपोज दैट 200 डिग्री सेल्सियस का ये भट्टी है, यानी इस फर्नेस का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं एक दूसरे फर्नेस में डाल दूं इस रॉड को, और वो जो फर्नेस है वो पहले वाले से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर है, मान लो ये 200 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 500 डिग्री सेल्सियस पर है,
ये ज़्यादा गर्म है। जब इसमें रॉड को थोड़ी देर के लिए डाला जाता है फिर बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं इसका कलर रेड नहीं बल्कि येलो हो गया है, या मान लीजिए ग्रीन हो गया, या मान लीजिए ब्लू हो गया। तो वीन ने देखा अरे अभी इसमें डाला था तो रेड हॉट दिख रहा था, अब इसमें डाला तो ब्लू दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब क्या इसमें रेड नहीं निकल रहा, निकल रहा है, लेकिन अब की बार ब्लू वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है, रेड वाले की इंटेंसिटी कम हो गई। यहाँ रेड वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा था तो रेड दिख रहा था, यहाँ ब्लू वाले की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ब्लू दिखाई दे रहा है। बेटा प्लीज़ शांत। तो यहाँ पर ये वीन ने ये इंटरप्रिटेट किया इस घटनाओं से कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी बढ़ी है वो डिक्रीज होती है। ध्यान दो बेटा, विबग्योर है। अब सोच के देखो, अगर मैं ऐसे डेटा लिखूं, अगर मैंने रॉड को 200 डिग्री सेल्सियस वाले भट्टी में डाला तो रेड दिख रहा था, यानी रेड कलर दिख रहा था, तो हम बोलेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे रेड वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। फिर मैंने फर्नेस को 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 500 डिग्री सेल्सियस किया तो मुझे ब्लू वाले की इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई दे रही है, मुझे रॉड ब्लू दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वह वेवलेंथ जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है वो डिक्रीज करेगी। पहले रेड पर वेवलेंथ इंटेंसिटी बढ़ी थी, अब ब्लू वाले पे इंटेंसिटी बढ़ी आ रही है। ये मेरी बातें समझ में आ रही है? तो वीन ने फाइनली ये लॉ बताया जिसे हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन ने ये बताया, बेटा आराम से सुनिएगा जो मैं बोलूँगा। वीन ने ये बताया कि लैम्डा एम क्या है बेटा, कि वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी वह वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वह टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो वेवलेंथ है वो कम होगी। पहले रेड था तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फिर ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। मतलब पहले इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम था, अब इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम होगा, यानी जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम वो वेवलेंथ कम हो रही है ना। और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ तो इंडिगो हो जाएगा, फिर वायलेट हो जाएगा, फिर इनविजिबल रीजन में आ जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर करने पर जो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी बढ़ी है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर बेटा कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज लैम्डा एम। तो लैम्डा एम का मतलब क्या बेटा, वेवलेंथ which having maximum intensity, the wavelength which having, वो wavelength is inversely proportional to the टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेवलेंथ मतलब वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो डिक्रीज होगी। पहले रेड पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, अब ब्लू पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, अब कलर ब्लू दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी वेवलेंथ यानी कि जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वह वेवलेंथ डिक्रीज होगी। रेड से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑरेंज दिखने लगेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे येलो दिखेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्रीन दिखाई देने लगेगा, फिर ब्लू दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? तो दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, डिस्प्लेस हो रहा है, वेवलेंथ डिस्प्लेस हो गई। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर बेटा लैम्डा का मतलब, लैम्डा एम का मतलब क्या, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू द, हाँ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, घबराना नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये देखना जो दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो लैम्डा एम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट दिया गया B, जिसे हम बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। B को क्या बोलते हैं बेटा, हाँ T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। B इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट। और बेटा वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू देखना कितना है, मैं भूल जाता हूँ, 0.28 है क्या, 2.89 इंटू, अरे ठीक है 2.87 हो गया, हाँ 10 टू द पावर मीटर इंटू केल्विन। बेटा प्लीज आराम से लिख लो इसे। हालांकि 0.28 याद रखना इजी है, 0.28 सेंटीमीटर इंटू केल्विन, 0.28 सेंटीमीटर इंटू केल्विन, ऐसे मैंने याद किया हुआ है।
क्या याद किया जल्दी बताओ? 0.28 सेंटीमीटर इंटू केल्विन। बैल कहीं का, छोड़ो हटाओ, लिख लो। अरे दिमाग भी तो होना चाहिए। अरे मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 10⁻2 लिखोगे, 10⁻−1 नीचे आएगा, 0.28 नहीं हो जाएगा। तो मैंने ऐसे याद रखा है 0.28 सेंटीमीटर इंटू केल्विन। प्यारे गोबर, आराम से। ए चाचा, अरे विवेक चाचा, जाओ जरा अपनी जगह में बैठो जरा बेटा, जाओ उधर बैठो, मुदगल भैया के पास बैठो, चलो चलो। अरे हैदर चाचा, अरे ना ना ना, वो शांत बैठ, लोग बोलता है कि हम शांत बैठेंगे, 5 मिनट बाद तुम भूल जाओगे। चलो बैठ जाओ ना वहाँ, देखो मुदगल इतना बढ़िया इंसान है, चलो वहाँ बैठो। हाँ 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 हाँ, अरे हैदर तुम्हारा दोस्त लोग जा रहा है, यही दोस्ती यही प्यार, आगे बीच में ये दीवार। आराम से आराम से, हाँ भाई मिटा दें। हाँ मिटा दे बेटा, इधर मिटा दें। हाँ सुनो बेटा प्यारे, अब यहाँ पर बेटा मैं ये कहना चाहता, सुनो, वीन ने ये कहा, वीन ने ये कहा, सुनो, अरे प्लीज, वीन ने एक ग्राफ खींचा, इस तरफ इंटेंसिटी लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया बच्चों? बहुत बढ़िया, और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ, एक्स एक्सिस पे अभी बॉडी, अरे रुक जाओ पहले ग्राफ तो सुन लो। अभी बॉडी का टेम्परेचर T है, तो देखा कि बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रहा है, जो रेडिएशन निकला उसमें बहुत सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, उसका ग्राफ बेटा ऐसा इन्होंने बनाया, और बोला कि देखो, और बोला कि ये जो वेवलेंथ है जिस पर कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अब बोला अगर मान लो ये बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कितना है बेटा? हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऐसा हो जाता है ग्राफ। ये बेटा ये देखो, ध्यान से देखना, ये वाली चीज़ को समझना, ये ऐसे करके इसके पैरेलल चल रही है, ये ऐसे करके इसके पैरेलल चल रही है। ये देखिए दो ग्राफ मैंने प्लॉट करा, अगर ये T1 टेम्परेचर पर है तो ये T2 टेम्परेचर पर है। सुनो, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, ज़रा ज़्यादा गर्म वाले फर्नेस में उस रॉड को ले जाता हूँ, तो वह वेवलेंथ जिस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वो डिक्रीज कर जाएगी, रेड से ब्लू हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। पहले इस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, अब इस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। हर वेवलेंथ की अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है, लेकिन ये वाली वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो λ1 से λm2 पर आ जाएगा, इस वाले वेवलेंथ पर इंटेंसिटी बड़ी हो जाएगी, बढ़ाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। बोलो आया बात समझ में? पहुँचो ना। आराम से आराम से आराम बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बारिश का मौसम आ रहा है ना, बारिश के आसार है, देखो क्लाउडी वेदर है, नहीं बोलते क्या? अरे आराम से, क्या? अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? इतनी जल्दी कहाँ जाओगी? 1 अगस्त से पहले तो कुछ होना नहीं है। अब संडे का एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होगी? नहीं हाँ, तो अब एंजॉय करो, ठाकुर सर आ गए।
मिटा दें, मिटा दें बच्चों। एक लिख लीजिए सोलर कांस्टेंट, एक लिख लीजिए बेटा सोलर कांस्टेंट। क्या लिखोगे बेटा? बहुत अच्छे, सोलर कांस्टेंट। देखिए बेटा, देखिए सोलर कांस्टेंट क्या है। प्यारे बच्चों सुनना, सुनो, सोलर कांस्टेंट आराम से देखिए। चाचा सुनिए, सोलर कांस्टेंट ये, अरे रुक जा, अरे दीदी रुक जाना। देखिए सोलर कांस्टेंट क्या है बेटा, इसको सुन लो, ध्यान से समझ लो। देखो सोलर कांस्टेंट है बेटा, ये जो सन है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, ये जो सन है इसके सरफेस का टेम्परेचर T है। ये सन है, इसके सरफेस का टेम्परेचर T है और सन की रेडियस है R। ये सन है धधकता हुआ, ठीक है, मुंडी ऊपर रख के। अब बेटा रुकिए रुकिए, सन से अर्थ की डिस्टेंस बार बार बदलती है। अर्थ सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। मान लीजिए कि इसका जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द एवरेज सेपरेशन। जैसे R1 मैक्सिमम है, R2 मिनिमम है, उसका एवरेज निकाल लो, दैट इज कॉल्ड R। हम लोग को तो सिंपली R पढ़ना है कि सपोज दैट सन और अर्थ R डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, यानी अर्थ जो है वो इसके चारों ओर बेटा R रेडियस की सर्कुलर पाथ में ऐसे सोचेंगे चक्कर लगा रहा है। आराम से सुनना, बार बार रेडियस चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है। अपन मान के चलेंगे कि R डिस्टेंस का रेडियस है और इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अब बोला ये गया कि अर्थ के सरफेस पर सन से निकलने वाली लाइट यहाँ पर पहुँच रही है, रेडिएशन पहुँच रही है। तो पहली बात तो सोलर कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है। सोलर कांस्टेंट को S से लिखते हैं और ये होता बेटा एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सन, है ना। सन से आने वाली रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर जितना परपेंडिकुलरली गिर रही है पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। यानी बेटा बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी रिसीव्ड परपेंडिकुलरली, एनर्जी रिसीव्ड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। रुको, अब क्या होता बेटा कि इसमें जो है अर्थ बहुत छोटा हो जाएगा। सन के रिस्पेक्ट में अर्थ बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। अब ये एनर्जी रिसीव्ड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अब सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप सोच के देखो, R रेडियस का ये एक स्फेयर सोचो, अर्थ इसी स्फेयर में घूम रहा है ऐसे करके। तो सोचो बेटा ये स्फेयर ऐसे सोचो, इस स्फेयर के सेंटर पे ये सन को सोचो। अब क्या होता बेटा कि सन से जितनी एनर्जी एक सेकेंड में निकल रही इसके सरफेस से, वही इस स्फेयर के अंदरूनी सरफेस, इंटरनल सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलरली गिरेगी। सोच रहे हो, देखो ये स्फेयर है और सन एक बल्ब की तरह है, लाइट निकलेगी और इस स्फेयर के अंदर वाले सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरेगी। एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकलेगी वही एक सेकंड में पहुंचेगी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? एनर्जी पर यूनिट टाइम, और जितनी एनर्जी निकलेगी उतना ही पहुंचेगी। और हम लोग स्टीफन्स लॉ में पढ़े थे, एक सेकंड में जो एनर्जी निकलती है उसे पावर बोलते हैं। वो पावर का वैल्यू होता है E सिग्मा A T⁴। इमिसिविटी 1 होती है, सन एक ब्लैक बॉडी की तरह 1 इंटू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द सरफेस, जिस बॉडी से रेडिएशन निकलो उसका एरिया ऑफ द सरफेस 4πr² इंटू T⁴। कीप इन माइंड दिस, P इज इक्वल टू E सिग्मा A T⁴। एक सेकंड में जो एनर्जी यहाँ से निकलेगी वही पहुँचेगी इस स्फेयर के अंदर के हर पॉइंट पर, इंटरनल सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलरली गिरेगी, रेडियस के लॉन्ग चलेगी और परपेंडिकुलरली गिरेगी। तो यहाँ पर एक सेकंड में कितनी निकलेगी? तो E सिग्मा A T⁴। E इमिसिविटी सन की 1 होती है, एरिया
ऑफ द फ्री सरफेस। सन का रेडियस कैपिटल आर है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, सन के सरफेस का टेम्परेचर टी है तो टी की पावर 4 लिख दिया। और अपॉन में एरिया, जिस एरिया पे गिर रहा उस स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। और टाइम 1 सेकेंड तो था ही, 1 सेकेंड में ही बात हो रही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो सोलर कांस्टेंट होगा सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। देखिए पहली बात तो बेटा दिस इज वेरी इजी, दिस इज द सोलर कांस्टेंट। यहाँ पर सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, कैपिटल आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द सन, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, और टी इज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। यही सोलर कांस्टेंट है, कृपया नोट कर लें। कौन सा है, क्या बोली, ये एरिया यही वाला है। शांति प्लीज। लिख पढ़े, लिख पढ़े, वेरी गुड। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, मुंडी ऊपर रखना। आपको एक बात और बताना चाहता हूं सन के बारे में, सन के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों कि देखिए सन जो होता है बेटा, रुकिएगा, दिस इज अ सन। सन के सेंट्रल पार्ट को कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोर। क्या बोलते हैं हम लोग, कोर। और जो सरफेस होता है बेटा उसे क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या शायद आप देखना कहीं कहीं पर फोटोस्फेयर तो नहीं लिख देता है, क्रोमोस्फेयर। सुनिएगा ध्यान से, या फोटोस्फेयर। रुकिए, सन के सेंट्रल पार्ट को कोर बोलते हैं और सन के सरफेस को क्रोमोस्फेयर बोलते हैं या फोटोस्फेयर। रुकिए, सन के कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 10⁸ केल्विन, जबकि सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा, 6000 डिग्री सेल्सियस एट द सरफेस, बट कोर बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर, 10⁸ केल्विन। अब क्या होता है बेटा कि यहाँ पर कोर ज़्यादा टेम्परेचर पर है और कोर के रिस्पेक्ट में फोटोस्फेयर थोड़ा ठंडा है। रेडिएशन जो निकलते हैं उसका कुछ रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है क्रोमोस्फेयर के द्वारा, तो सम सर्टेन वेवलेंथ यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो वेवलेंथ जब आती है और धरती पे अब जब इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जिसको पहली बार फ्राउनहोफर ने लिया था, और ये कई तरीके बहुत सर्टेन एक अच्छे तरीके से बनाया गया था, लेकिन हम आपको एक फील कराने के लिए कि सपोज दैट प्रिज्म से पास करा रहे हैं, तो क्या होता बेटा, इसमें जो ये जो स्क्रीन है इस पर जो कि हर पॉसिबल वेवलेंथ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने वेवलेंथ है सब लिखी गई है यहाँ पर। तो देखा गया कि पूरा यहाँ से यहाँ तक हर लाइन ब्राइट हो गई, लेकिन सब लाइन मिसिंग थी, कुछ लाइन मिसिंग थी, जैसे डार्क से दिखा रहा हूँ, तो कुछ लाइन मिसिंग थी, कुछ वेवलेंथ मिसिंग थे।
क्यों मिसिंग है? क्योंकि क्रोमोस्फेयर ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए इन लाइंस को बोलते हैं बेटा डार्क लाइंस, विच आर नोन एज फ्राउनहोफर्स लाइंस। क्या बोलते हैं इन्हें? फ्राउनहोफर्स लाइंस का मतलब होता है कोर से निकलने वाली रेडिएशन जो वेवलेंथ है उसमें कुछ वेवलेंथ क्रोमोस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वही एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर वो वेवलेंथ मिसिंग होगी। दैट्स वाई कुछ लाइंस यहाँ पर मिसिंग थी। उन मिसिंग लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? डार्क लाइंस, या फिर क्या बोलते हैं? फ्राउनहोफर्स लाइंस। फ्राउनहोफर का स्पेलिंग ये है बेटा, फ्राउनहोफर्स, सुनिएगा ध्यान से, फ्राउनहोफर्स लाइंस, ठीक है? फ्राउनहोफर्स लाइंस सुनना है, बस लिखना नहीं है। फ्राउनहोफर्स लाइंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्योंकि यहाँ से निकले रेडिएशन बीच में एक मीडियम पड़ा, उससे पास हुआ, जिसमें कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए। दैट्स वाई दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बोलो क्लियर? फिर सुनना बेटा ध्यान से, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है दैट इज सोलर एक्लिप्स, तो सोलर एक्लिप्स के दिन सन और अर्थ के बीच में चांद आ जाता, मून। तो क्या होता है उस दिन, सोलर एक्लिप्स वाले दिन, जो डार्क लाइन है वो चमक उठेंगी और बाकी लाइन सब डार्क हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस दिन जब चांद बीच में आता है तो सन का कोर से निकला रेडिएशन चांद के सरफेस पे गिर के ब्लॉक हो जाता है, अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। तो बोलते हैं ना जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है दिन में अंधेरा छा जाता है, ठीक है? फिर क्या होता है बेटा, उस दिन सन एक रिंग की तरह दिखता है, ओनली रिंग की तरह दिखता है, और रिंग से आने वाला जो रेडिएशन है वो हम बोलते हैं फोटोस्फीयर से रेडिएशन आ रहा है, और वही रेडिएशन केवल पहुंचता है, इसलिए उस दिन ये चमक जाते हैं। बाकी दिन ये, उस दिन जो है बाकी सब डार्क होते हैं, जो डार्क है वो चमक जाते हैं। आपको ये 2 पॉइंट याद रखना। पहले डार्क लाइन समझ में आ गया? अच्छा, अगर बोलेगा डार्क लाइन तो उसे फ्राउनहोफर्स लाइन भी कहते हैं। एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, क्या याद रखोगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सोलर इक्लिप्स के दिन कौन चमकेगा? वही डार्क लाइंस चमक उठेंगी और बाकी सब लाइन ब्लॉक हो जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि क्रोमोस्फेयर जो एब्जॉर्ब करेगा वो रिलीज भी तो करेगा, उसका टेम्परेचर फिक्स है, तो जो एब्जॉर्ब करा वो, अब आप बोलेंगे सर एक काम करो, जब ये एब्जॉर्ब करा तो रिलीज भी करेगा तो वो भी तो पहुंचेगा। लेकिन ये जो मेथड होता है बेटा, ये इस मेथड से स्पेक्ट्रम नहीं बनाया जाता है, इस मेथड से स्पेक्ट्रम नहीं बनाया जाता। इस समय तो क्रोमोस्फेयर भी रिलीज करेगा, जितना रेट से एब्जॉर्ब करे उतना रेट से रिलीज भी तो करेगा, एमिट भी तो करेगा। टेम्परेचर इसका फिक्स है, ऐसा थोड़ी ना एब्जॉर्ब करता रहेगा, रिलीज भी तो करेगा, एमिट भी तो करेगा। लेकिन एक तरीका होगा, एक मेथड होगा जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा? और सोलर एक्लिप्स के दिन ये कहा गया है कि कोर से आने वाली रेडिएशन सब ब्लॉक हो जाएंगी और केवल रिंग दिखाई देता उस दिन, और उस रिंग फोटोस्फेयर से आ रही रेडिएशन वही उस दिन पहुंच पाती है, इसलिए वहाँ पर डार्क लाइन ब्राइट हो जाती है। इतना 2 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर आपको इसके आगे जानना है तो आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, है ना? एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस होता है वो पढ़िए आराम से, और उसके बाद धरती, चंद्रमा, सूर्य के बारे में पढ़िए। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं, मुंडी ऊपर रख के। जरा देना, पहले मैं कराऊं या आप पूछेंगे? चलो ला, मैं मिक्स्ड डाउट कराता हूँ। हाँ बिल्कुल, चलिए देखिएगा बेटा, इसको लिखना नहीं है, सृष्टि। हाँ भाई सुनो बेटा, सवाल बेटा, हाँ देखो कौन सा सवाल बोली दीदी? 18। अच्छा देखो, दीदी ने सवाल पूछा, दीदी ने कहा 2 आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड्स ऑफ मेटल, मतलब मेटल का स्क्वायर रॉड है। जब बेटा स्क्वायर प्लेट होता है, चलो मान लो रॉड मान लेते हैं इसे, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सपोज कर लेते हैं, मुंडी पर करना। 2 मेटल का रॉड है, आइडेंटिकल है, मुंडी पर एंड टू एंड है, मतलब सीरीज में कनेक्ट है ऐसे। ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस। रुकना बेटा, अगर आइडेंटिकल है तो जितना रेजिस्टेंस इसका उतना ही रेजिस्टेंस इसका। रुकना, फिर बोलता है 20 कैलोरी ऑफ हीट फ्लो थ्रू इट इन 4 मिनट। 4 मिनट में इससे 20 कैलोरी ऑफ हीट फ्लो कर रहा है, यानी हीट करंट दिया है 20 कैलोरी पर मिनट। मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, I बराबर V बाई आर, आई की जगह H और V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस।
100 और 0 का अंतर 100 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में है तो 2R, ठीक है ना। H की वैल्यू दिया है 20, अभी H1 मान लेता हूँ, बाद में रखेंगे, ठीक है। ये H1 अभी बाद में रखेंगे वैल्यू, टेंशन नहीं लेना। हाँ क्या हुआ दोस्त, बैठो। फिर अरे दीदी थी तो खिसक जाओ, भैया बोल रहे हैं तो खिसक जाओ ना। आराम से देखिए, इनको बस मौका चाहिए चिल्लाने का। अरे आराम से, आराम से बेटा, आराम से, आराम से, आराम से बेटा, आराम से। मनोज कुमार सिंह इतना जोर से हंसा कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा उससे। आराम से मनोज कुमार सिंह, इतना जोर से मत हंसा करो। अच्छा हमको सब ना मतलब बेवकूफ़ समझता है। चलो बेटा, चलो ध्यान से। इफ द रॉड्स आर वेल्टेड, अच्छा ये रॉड को ना बेटा लेंथ वाइज ऐसे वेल्ड कर दिया गया, ऐसे। अब बोलता है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, अब बोलता है सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने टाइम में फ्लो करेगा, यानी वही 20 कैलोरी ऑफ हीट कितने टाइम में फ्लो करेगा, माना T टाइम में। मुझे T निकालना बेटा, तो मैं बोलूँगा सर फिर H बराबर टेम्परेचर डिफरेंस 100 और रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टर पैरेलल होता है ना तो R/2 हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें तो कट जाएगा क्या R वगैरह, H1 अपॉन H2। देखो तो H1 में 100/2 आ रहा है, एक काम करो इसको 50 कर लो पहले, 50/R, और ये कितना होगा बेटा 200/R। R ऊपर चला जाएगा, R से R कैंसिल, और ये 4। H2 बराबर कितना होगा 4H1। अब H2 का मतलब क्या है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, 20 कैलोरी T टाइम में, तो 20/T 4, और यहाँ हीट करंट का मतलब हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, यहाँ 20/1 मिनट है। अच्छा मिनट में आंसर देंगे, तो 20 से 20 कट गया, तो T बराबर कितना होगा बेटा 4 नीचे आएगा, 1/4 मिनट, 1/4 मिनट। आंसर देख लें क्या, आंसर कैसे दिया है, सेकंड में दिया है। अरे गड़बड़ हो गया भाई, रुक जा दीदी, रुक जा। कितना शानदार बना है यार। हो गया तुम्हारा, अरे दीदी तुम्हारा हो गया। हाँ हाँ रुक जाओ। पैरेलल में बेटा रेजिस्टेंस कम होता है तो टाइम कम लगेगा, कम टाइम में बहुत सारा हीट पास करेगा। क्यों भाई गलत बना रहे हैं क्या, पहले ये बताओ। अरुण गलत बनाए हैं, हाँ बोलो कैसे, कहाँ पर गलत किया मैंने, बताओ। T की वैल्यू तो 1/4 मिनट आएगा, ना T की वैल्यू 1/4 आएगा। हाँ मैं कहाँ गलत करा। अच्छा तुम लोग जानते हो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है ना तो और बढ़ जाता है, अब पैरेलल में होता है ना तो घट जाता है, और घटने से ज़्यादा हीट पास होती है। सुनाई नहीं दे रहा है, अरे एक ही बात है। शांत, मैंने कहाँ गड़बड़ करा, I बराबर V/R, 100 रेजिस्टेंस R/2। हाँ है? अच्छा 4 मिनट है, लाहौल बला, अरे 4 है भाई, 1 मिनट में पास हो जाएगा। अच्छा ज्ञान देने लगे थे लोग, अरे भाई अरे नहीं, अरे बैल 20 कैलोरी 4 मिनट में है, उल्टा आ रहा है सर, हम फॉर्मूला उल्टा लगा दें।
अच्छा, जिस दिन तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे उस दिन तुम खुद दिमाग में लगाओगे यार रेजिस्टेंस सीरीज में है, बढ़ जाता है, पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, और सोचो अगर रुकावट कम है तो करंट बहुत ज़्यादा जाएगा। उसी 20 कैलोरी को फ्लो होने में मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा, और यहाँ 20 कैलोरी को फ्लो होने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। यहाँ 4 मिनट है बेटा। हाँ बोलो बोलो, अपना ज्ञान दो। अरे एक ही बात, चुप, उससे क्यों करें? जब हमें चीज़ें आसानी से बनानी है तो हम के ए डेल्टा टी अपॉन एल, फिर सीरीज के लिए लिखो, क्या फ़ायदा? में से आर और आर मानेंगे, आई बराबर वी बाई आर, बताया तो था मैंने। ये इजी पड़ता है मेथड। सवाल बनाना है कि रिसर्च करना है पेपर में बैठ करके, बना तो उससे भी सकता हूँ, क्या फ़ायदा उसमें, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अरे आइडेंटिकल है दीदी, आइडेंटिकल का मतलब होता है लेंथ एरिया दोनों का सेम, और आइडेंटिकल है के भी सेम है। आर और आर से कितना इजी बन गया। सिंपल कोई चीज़ है उसे टफ बना रहे हैं, क्यों फ़ायदा, क्या फ़ायदा उसका? मिटा दें। थिंक अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, बहुत इजी पड़ता है ये क्वेश्चन। अगला सवाल 19। जी 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 जी, मिटा रहा हूँ बेटा। देखिए चलिए ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा प्लीज, देखिए क्वेश्चन है बेटा, वन एंड ऑफ अ 2.35 मीटर लॉन्ग रॉड। बेटा एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। 2.35 मीटर लॉन्ग रॉड है, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना लेना बेटा? इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेनी है 235 वाट पर मीटर पर केल्विन। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, इज हेल्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक वाला एक एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे है, मान लीजिए ये एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर बोलता है द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद अ ब्लॉक ऑफ आइस। यहाँ बेटा आइस के कॉन्टैक्ट में ये है, ये आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टैक्ट में है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। ब्लॉक एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, द रेट इन केजी पर सेकेंड एट विच आइस मेल्ट्स। हमें बताना फाइंड द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, फाइंड द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस 1 सेकेंड में कितना केजी पिघल जाएगा, इन केजी पर सेकेंड हमें सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। वैसे तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा यूनिट में, और ये दिया हुआ है 10/3 × 10⁵ जूल पर केजी, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है। बेटा अपना पेन कॉपी तैयार रखो, जैसे जैसे लिखते जाएं आप अपना नोट्स बनाते चलना, ठीक है? तैयार हो या आप बनाओगे पहले? हम शुरू हो जाएं? अच्छा बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। अरे कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार फिर से करो, करो। ए शांत, बन गया? चलो देखो मैं बताता हूँ। उल्लू यहाँ से यहाँ हीट करंट जाएगा, हीट करंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे के ए डेल्टा टी, 20 और 0 का डिफरेंस 20, और लेंथ हो गया 2.35। सुनो अब हीट करंट देखो, 1 सेकंड में जो हीट मिलेगा उससे आइस मेल्ट होगा। बोल रहा है 1 सेकंड में कितना आइस मेल्ट होगा, मान लो 1 सेकंड में m मास मेल्ट हुआ,
जो हीट मिलेगा वो यहाँ आइस को मिलेगा। मान लीजिए 1 सेकंड में m मास मेल्ट होता है, m/l ml, और 1 सेकंड मुझे m निकालना है बेटा, बराबर KA। K की वैल्यू देखो कितना है, 2.235 इंटू A इंटू 20/2.35। देखो 1 सेकंड में जो हीट पहुंचेगा उससे में आइस मेल्ट होगा, और उससे आइस मेल्ट होगा, यानी हीट लेने पर पिघल जाएगा, पिघलेगा तो ml बोलते हैं, फेज चेंज ml होता है, और 1 सेकंड में बात हो रही है। डेसिमल तो 2 जीरो। देखो तो दीदी दिख रहा है क्या ये, m निकालना है, क्या हो गया? अच्छा वो अचानक से करता है। अच्छा 1 मिनट, क्या आप जा सकते हैं और थोड़ा वॉल्यूम कम कर सकते हैं क्या? जैसे देखो मैं बताता हूँ, ऊपर जो हरी बत्ती उसके नीचे एक नॉब है ब्लैक कलर का, उसे ना बेटा क्लॉकवाइज घुमाना, हल्का सा क्लॉकवाइज, दिख गया? बस, ज़्यादा नहीं कम करना, कम किया थोड़ा सा, क्लॉकवाइज 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 बोल रहा हूँ उसको। हाँ वेरी गुड, आ जाओ बैठ जाओ, बिल्कुल ही कम हो गया। नहीं सही है, हाँ परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखिए एरिया क्या है बेटा, πr², पाई, रेडियस की वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻⁻4 होगा, स्क्वायर कर दिया, 2000/L, L नीचे जाएगा, L कितना है 10/3, 3 ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻5। बोलो समझ में आ रहा है? चलो भाई यही सॉल्व करना है, kg/s में सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है फटाफट, जरा देना जरा मॉड्यूल। आंसर दिया बेटा। अच्छा पाई के टर्म्स में, पाई को रखना, जोर से लो, पाई के टर्म्स में 4 × 2 = 8 पाई, 8 पाई वाला ऑप्शन आएगा। 8 पाई तो है ही नहीं, अच्छा 3 भी तो है, 8 × 24, 2.4 पाई और 24 पाई, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। देखो बेटा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है। हाँ तो सॉल्व हो गया, बस क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अरे बोलो समझ में आया? चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ। मिटाएं। चलिए नेक्स्ट बेटा प्लीज़। अरे सुनो, हैं? हाँ तुम एकदम बिल्कुल पूछ लिया करो। हाँ भाई अगला सवाल ध्यान दीजिए, ये सबके समझ में आया ना बेटा? हाँ इसको लक्ष्मी दीदी ने बहुत प्रयास करा, मैं बोल रहा था 2-3 बार ट्राई करो बनेगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन में थ्योरेटिकल सवाल है, सब लोग सुनिएगा, मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मुंडी नीचे जो किया है ना वो बिल्कुल अनसुना कर देता, बोलता दत्त कम बखत, इतने देर से तो सुन रहे, क्यों सुने? ध्यान दीजिएगा। अरे दीदी मैंने बोला तुमको भी सुनो। हीट रेडिएशन निकल रहा है, हीट रेडिएशन exhibit the phenomenon of polarization। अब देखो सबसे पहली बात तो पोलराइजेशन किसे कहते हैं, बहुत बेसिक सवाल है। पोलराइजेशन बेटा ये शो करता है कि कोई वेव ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल। अगर कोई वेव पोलराइज हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं वो ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं पोलराइजेशन वाला चैप्टर। तो यहाँ बोलता है एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन को शो करता है, किसी बॉडी से निकल रेडिएशन को पोलराइज कराते हैं हम। इसका मतलब वह वेव बहुत क्लियर है कि वो ट्रांसवर्स वेव होगा। ऑप्शन बोल रहा है कि रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ, पहला ऑप्शन ईएम वेव विच आर लॉन्गिट्यूडनल, नहीं लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, पोलराइजेशन का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव।
EM वेव विच आर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, यस, इसका आंसर होगा बी। हाँ 20 जी 25, अरे 25 है कि नहीं है? हाँ तो बोलो ना क्लियरली, डर डर के क्यों बोल रही है? हाँ भाई, अच्छा सुनिए बेटा, अगर कमरे में एक आइस है, अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मुंडी तो ऊपर करो ठीक से, देखो तो सही इधर, सुन लिया कर, कभी हम भी बोलते हैं, काम की बात करते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा आइस ब्लॉक, उसके ऊपर वाइट क्लॉथ रखा और दूसरे आइस टुकड़े में, आइस के टुकड़े के ऊपर ब्लैक क्लॉथ रखा, काला कपड़ा, कौन किस केस में जल्दी पिघल जाएगा? क्यों पिघलेगा? आ गया दीदी समझ में? बोलो बोलो, क्या बोलिए? ब्लैक बॉडी पढ़ाया था, खड़ी हो जाओ। ए शांत, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ये तो सब करती है। हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी वह सरफेस होता है जो हर पॉसिबल वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा निकालेगा, लेकिन एब्जॉर्ब तो करेगा ना। एब्जॉर्ब करेगा तो बर्फ क्या होगा? आराम से। गर्मी में काले कपड़े नहीं पहनते, धूप में पहन के काले कपड़े नहीं जाते, घमौरियाँ हो जाती है, बोलते रहे घमौरियाँ हो जाती है, इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, वो भी कॉटन वाला, एयरी, बोलते हैं ना, घमौरियाँ नहीं होती है। कारण ब्लैक कपड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे हमारी बॉडी में रेडिएशन ज़्यादा पहुंच रहा होता है, बॉडी के स्किन के सरफेस पे, गर्मी का साइड इफ़ेक्ट घमौरियाँ मिलती है। फिर नहीं आया समझ में? हाँ चाचा, चाचा 28, दीदी समझ में आया? क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। देखिए ए, चलिए लिखिए सब लोग क्वेश्चन, सब लोग लिखिए। अरे दीदी लिखना, दीदी, टू बॉडीज ए एंड बी, टू बॉडीज ए एंड बी, A and B are kept in an evacuated chamber, are kept in an evacuated chamber at 27 degrees Celsius, are kept in an evacuated chamber at 27 degrees Celsius। लिख लिया? फिर लिखो, the temperature of A and B are, the temperatures of A and B are 327 degrees Celsius and the temperatures of A and B are 327 degrees Celsius and 427 degrees Celsius, 427 degrees Celsius, full stop। Find the ratio of rate of loss of heat, find the ratio of rate of loss of heat from A and B, from A and B। अब इधर सुनना ध्यान से, इस सवाल में बेटा मैं समझाता हूँ। दो बॉडी ए और बी आर केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर, एक चैम्बर है बेटा, खाली चैम्बर है, और इस चैम्बर का टेम्परेचर कितना है जल्दी बताओ? इसे केल्विन में बदल लो तो कितना आएगा? अब इसमें दो बॉडी है, ए और बी, यही ना है? अच्छा ए का टेम्परेचर कितना है जल्दी बताओ? 327 डिग्री, और इसका कितना है बेटा? इसमें 300 जोड़ना, 300 में 300 जोड़ेंगे 600 आएगा, और 400 में 300 जोड़ेंगे 700 केल्विन आएगा। अब बोलता है, क्वेश्चन सुनिए, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी इस बॉडी से जो नेट लॉस होगा हीट का, क्योंकि एब्जॉर्ब भी तो करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 300, और यहाँ से रेडिएशन भी तो निकलेगा। तो मैंने बताया था ना कि जैसे 100 जूल निकाल रहा, 20 जूल एब्जॉर्ब करा, तो नेट क्या हुआ 80 जूल। अरे बताया,
अच्छा डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P बराबर ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। याद करो मैंने ये कराया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, नेट रेट ऑफ लॉस, यानी ठीक 1 सेकंड में जो लॉस होगा, एक्चुअल लॉस जो होगा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। इसमें बेटा हम ऐसे बनाएंगे कि P प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। पहले बॉडी से मान लो P1, 1 सेकंड में P1 लॉस हो रहा है हीट का, और दूसरे बॉडी से P2, टी की पावर 4, इसका कितना है 600, तो 600 की पावर 4 सराउंडिंग का 300 की पावर 4, फिर इसका कितना है 700, 700 की पावर 4 अपॉन 300 की पावर 4। समझ में आ रहा है? 2 जीरो उड़ गया, 2 जीरो उड़ गया। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करूं? अच्छा बताओ, 6 की पावर 4, मेरा खोपड़ी काम कर, हाँ हाँ हाँ, होल में 4, ये नया लेके आती है ये नया लेके आती है, ये होल की पावर 4 कर देगी, 4 4 होल की पावर 4, क्या दिक्कत है? 4 4 होल की पावर 4 लाहौल भला कुब्बत। अच्छा मेरा खोपड़ी काम कर रहा है, मैं 6 का स्क्वायर 36 कर सकता हूँ और 9 का स्क्वायर कर सकता हूँ, 49 का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, 36 में 9 जोड़ोगे 45 और घटाओगे तो कितना आएगा 27, और फिर इनको जोड़ोगे तो 49 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, और घटाओगे तो कितना आएगा 40। यही सॉल्व करना है। अरे सृजन आराम से, खेल खेल में ऐसी ऐसी बातें बोल जाती हो, कभी तुम्हें समझ में आता क्या बोल गई? अच्छा बेटा 1 मिनट, इनका कटना पिटना तो मुश्किल ही है। 9 इंटू 27 और 58 इंटू 8, बेटा कितना आएगा जरा कैलकुलेटर मार लो। आंसर दिया 0.52, 0.25, 1.52, 2.52। क्या आंसर आएगा जरा देखना, डिवाइड करना प्लीज जरा एक बार। कितना आया? 0.52 आ रहा है। लो भाई 0.52 इज द आंसर, यही आंसर है। सृजन मेथड से बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। 4 4 पावर की होल 4, वाह बात खत्म, फसाद की जड़ ही खत्म कर दो, कम वक्त मज़ा आ गया। चलो अगला सवाल लो सृजन, हाँ बिठा दें। जी जी दीदी जी जी बोलिए, ठीक से बोलिए ना। 29, एक 29 पहले कर लीजिए। चलिए मिटा दे बेटा, लिखिए लिखिए लिखिए, टीपीए एकदम बिल्कुल सॉल्यूशन। अरे दीदी थोड़ा आराम से, इसमें सही से आ रहा है ना, धुंधला तो नहीं आ रहा है ना? देखिए हाँ भाई अगला सवाल लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो लिखो लिखो। इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, नहीं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is increased by 50%, 50%, if the didi if the temperature of a body is increased by 50%, then by what percent, then by what percent the amount of radiation increases, then by what percent the amount of radiation increases, then by what percent the amount of radiation increases? हाँ भाई बनाओगे या मैं शुरू हो जाऊं? अच्छा बनाओ बनाओ।
क्या बोली? 406 से परसेंट, अच्छा 406% से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ दीदी आपने बनाया था? नहीं बना था? चलिए हाँ जी, कौन है? अच्छा आप हैं, क्या नाम है बेटा आपका? आकाश है, बहुत बढ़िया आकाश। 400%, क्या आंसर आया? 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स का मतलब होता 300% बढ़ जाना। 100 रुपया था, अब 400 रुपया हो गया, तो 300% ही तो बढ़ा। बैल मैथ ही नहीं है, बेसिक मैथ ही नहीं है, कम वक्त खोपड़ी खाली है। क्या पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4? प्यारे उल्लू, इनिशियल टेम्परेचर टी मानो, फाइनल 50% बढ़ाएंगे, टी में 50% बढ़ाएंगे, बताओ कितना आएगा? 50% है T/2, 3T/2 पावर 4, टी ने टी को काट दिया, 2/3 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होएगा और 3 की पावर 4 81 होएगा। तो P2 बराबर होगा 81/16 P1। परसेंटेज कह रहा है बेटा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। चलिए P2 की वैल्यू कितना? 81/16 P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 परसेंटेज में आएगा। 16 एलसीएम, 81 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 81 में से 10 जाएगा 71, 71 में 6 जाएगा 65। ये कितना आएगा? काट दूं? 4 एकम 4, 2 24, हाँ 4 6 24, 1 0, 16.25 में 25 का मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही आंसर है। कितना आएगा? आंसर दिया है 400%, अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, क्योंकि आंसर इसी तरह का दिया है 400%, 50%, 50%, तो हम 400% देंगे। लिख लो इसे देखकर बेटा आराम से जी दीदी 31, बिल्कुल दिल्ली पुलिस हाजिर है यहीं है। अरे लाइन से पूछा करिए ना, बोले लाइन से बताया करो, शुरू हो जाओ बस आते ही। हाँ भाई, ए चाचा शांत हो जाओ, मिटा दे बेटा। लिख लिया, टिप लिया? चलो ध्यान से सुनो, अगला सवाल सभी लोग सुनेंगे बेटा, आराम से बेटा। हो चाचा, हाँ अगला सवाल 30 नंबर। भैया देखो थ्योरेटिकल सवाल है, आराम से सुन लो। दीदी तुम लोग का जो देखिए 4 बॉडीज स्पेसिफिक हीट्स S1 S2 S3। देखो बेटा 4 बॉडी है और चारों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दी गई है S1 S2 S3 S4 आर कूल्ड इन द सेम सराउंडिंग। भैया इन्हें ठंडा किया जा रहा है, इतना मारूंगा बात कर रहा, बाहर चले जा। देखो इन चारों बॉडी को सेम सराउंडिंग में बेटा ठंडा किया जा रहा है। बोलता है आर कूल्ड इन द सेम सराउंडिंग। बोलता है कि यदि S1 की वैल्यू S2 से ज़्यादा, S2 S3 से ज़्यादा और S3 S4 से ज़्यादा, एंड टेम्परेचर ऑफ ऑल द 4 बॉडीज द सेम। शुरुआत में दोनों सभी का टेम्परेचर सेम था और यहाँ से ठंडा करना शुरू करा, तो बोलता है देन द स्पेसिफिक रेट ऑफ बॉडी विच कूल फास्टेस्ट। अरे कल पढ़ाया था रेट ऑफ कूलिंग का फार्मूला, E सिग्मा A TS क्यूब अपॉन MS T माइनस TS। अरे कराया था, जिसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा रहेगा वो तेज़ी से ठंडा नहीं होगा, और रेट ऑफ कूलिंग इज S की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहेगा वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा। अरे भाई रिवर्सल है ना, कमाल करती हो दीदी, दिमाग नहीं लगाई, रात में बना रही थी हैं?
दिन में कहाँ टाइम, बात भी सही है। दिन में कहाँ टाइम, और रात में बनाने तो 1-1:30 बजे रात को बना के दिखाओ होगा कुछ। एस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका एस छोटा उसका रेट ऑफ कूलिंग बड़ा। किसका एस छोटा है? S1 S4 होगा आंसर। लो जान दे दो, लो। अच्छा और भी तो आगे है 31। हाँ अरे लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो बेटा, सवाल बनाओ बेटा। ओ चाचा, अरे छोड़ दे, तोड़ेगा या फोड़ेगा? लिखे नहीं सुन। हाँ सृजन दीदी के डाउट्स सुनेगा। सृजन के डाउट नहीं सुन रहे तुम लोग, बहल हो यार। सुनो। हाँ दीदी, इसमें अगर टेम्परेचर बाद में पूछेंगे। चलो हो गया, लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखिए। शिव लिखता हुआ पाया जाए जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। द इफेक्टिव एरिया ऑफ, बेटा सब लोग लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। द इफेक्टिव एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज, द इफेक्टिव एरिया ऑफ, लिखो सब लोग लिखो। द इफेक्टिव एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, and its temperature is 1000 Kelvin. Find the amount of radiation emitted per minute. Find the amount of radiation emitted per minute. नासा के वैज्ञानिक भी फंस गए थे इस सवाल में। Find the amount of radiation emitted per minute. बहुत भयानक सवाल आपने पूछा है। जल्दी बनाओ बेटा, देखते हैं कौन बनाता है पहले। आराम से, और बेटा कैलोरी में आंसर देना है। चाचा बातें नहीं। चलो मैं बताता हूं, प्यारे उल्लू। एरिया दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। बेटा प्लीज़ टेम्परेचर, सुनो, बात नहीं, बातें नहीं, इधर ध्यान दो। अरे चाचा, टेम्परेचर 1000 केल्विन, बोला 1 मिनट में कितना रेडिएशन निकलेगा ब्लैक बॉडी से? ई की वैल्यू तो 1, सिग्मा ए T⁴। मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकलता है 1 मिनट, 1 मिनट के बाद 60 सेकेंड। बेटा टाइम से पावर का तो एनर्जी अपॉन टाइम। तुम पिट जाओगे, बाहर जाओगे फिर तुम्हें। मास्क वाले भैया, क्या नाम है तुम्हारा, चश्मे के बगल में? हाँ, इन्हीं परेशानी। क्यू बराबर सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? 5.67 इंटू 10⁻⁸। एरिया कितना है? 0.1। टेम्परेचर कितना है? 1000, 10⁻3, और 3 4 जा 12, और बेटा 60 ऊपर जाएगा। और हमारे यहाँ इतने खतरनाक आत्मा बैठे हुए हैं कि बोले इसको सॉल्व करो तुम लोग क्लास के अंदर। अरे जूल है, इससे कैलोरी बदल लो। 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 जूल हो गया 4.1/4.2। ये कैलोरी में आंसर दे रहा है, और इसको लोग बोल रहे आओ मिलकर सॉल्व करें। अलग अलग खतरनाक प्राणी हैं। अरे सॉल्व कर लेना भाई। अच्छा, जब कितना होता है स्टीफेंस कांस्टेंट? अरे सृजन दीदी का अपना साइंस चलता है। सृजन दीदी हैविंग इट्स ओन साइंस। उन्होंने तो T4 - Ts⁴ होल 4 कर दिया था, और सिग्मा की वैल्यू बता रहे 10⁻⁸ नहीं 10⁻11 होता है। इनका अपना एक फिजिक्स चलता है। हाँ देखो 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 सृजन दीदी,
मिटा दे बेटा, चलो ठीक दीदी। इतना भयानक सवाल, नासा का वैज्ञानिक फंस गया इसके अंदर। हाँ, एक मिनट, लिखो बेटा अगला सवाल, लिखो बेटा अगला सवाल लिखो। लिखो रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज आर। लिखो सभी लोग, रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज आर, डेंसिटी इज डी, स्मॉल लेटर में डी। लिखो लिखो। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एस। अरे रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज कैपिटल आर, डेंसिटी इज डी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एस। इट इज हीटेड एंड देन अलाउड टू कूल। लिखो लिखो, इट इज हीटेड एंड देन अलाउड टू कूल, फुल स्टॉप। its rate of decrease of temperature will be proportional to, its rate of decrease of temperature will be proportional to, आपके सामने 4 ऑप्शन, प्रोपोर्शनल टू, और 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये बताना है। बेटा प्लीज़ बातें नहीं करो, प्लीज़ सवाल बनाओ, एग्ज़ाम में आएगा भाई, एग्ज़ाम में आता रहता है। बन गया? चलो रेज योर हैंड, कितने लोग से बना देखना चाहते हैं, इनके हाथ। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए क्योंकि 5-7 लोग हैं वही बनाते हैं, उन्होंने ही बैच का जिम्मेदारी ले रखा अपने कंधों पे। अगर उन 5-7 लोगों को एक दिन बिठा करके अलग बिठा दिया कमरे में, तो ये तो पूरा का पूरा बैच एकदम प्योर बैल वाला बैच हो जाएगा। तुम कुछ भी पढ़ाओ, हम देखेंगे और अपना ही काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि स्फेयर है जिसका रेडियस आर है और डेंसिटी डी है, स्पेसिफिक हीट एस है, और ये कूल हो रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला माइनस डी टी बाई डी टी लिख देते हैं, क्योंकि आर लिखेंगे तो कंफ्यूज होगे। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बोलो, 4 सिग्मा ए टी एस क्यू टी माइनस टी एस अपॉन एम एस। 4 कांस्टेंट, एमिसिविटी कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, सी टी एस क्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो रेट ऑफ कूलिंग इज एरिया ऑफ द सरफेस अपॉन एम एस। एरिया ऑफ द सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डी इंटू एस। 4/3 पाई और 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म भूल गए, आर स्क्वायर से एक आर बच गया नीचे, 1/r डी एस। लो जी आ गया जी सेकंड ऑप्शन। क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर, नहीं आया समझ में? जी अरे अरे लक्ष्मी दीदी, अरे मैं मना कर सकता हूँ? लक्ष्मी को कौन मना करेगा, पागल है क्या? हाँ हाँ लिखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा प्यारे उल्लू। बोले द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया ना? ये लिख रहे हो क्या अभी? बोलूँ ना सवाल? हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन ऑन अर्थ, द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन ऑन अर्थ इज 8.4 जूल पर मिनट, 8.4 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे लिखो ना, जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लाहौर वाला कुब्बत, अरे रुक तो जाओ, अरे लोग पागल हो गए यूनिट देख करके, जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर, रुक जाओ। अरे अर्थ इज
8.4 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट समझ रखते हैं, लिख चुकी होगी। अरे लेकिन गलत समझ गया था, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन एन एरिया, द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन एरिया of 10 meter square is given to 100 gram of water, is given to 100 gram of water in a bowl, in a bowl, बाउल लिख पाओगे, आउल का बाउल ठीक है, बाउल at 0 degree Celsius, at 0 degree, find the time after which, find the time after which water will start boiling, find the time after which water will start boiling। छोड़ दो दीदी, छोड़ दो, आराम से, घबराना नहीं। आप बनाओगे या मैं शुरू हो जाऊं? अच्छा बना रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझिए पहले सवाल। क्वेश्चन पढ़ के समझिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने में मन लगाइए। सवाल पढ़िए ठीक से। पढ़ो ठीक से सवाल। पढ़ लिया सवाल? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन का मैपिंग भी समझ में आ गया, कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये यूनिट कन्वर्ट कर लेना। 8.4 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे ऐसा नहीं करना ना, पर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर लेना। सेंटीमीटर स्क्वायर है नीचे तो 10⁻⁴ नीचे कर लेना मीटर स्क्वायर, तब जाके क्वेश्चन को बनाना शुरू करना। पहले यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। चलो मैं बताता हूँ। हाँ कोई बात, बता रहा हूँ। कहता है द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन ऑन अर्थ 8.4 जूल पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एनर्जी सन से अर्थ को मिल रही है। अच्छा बेटा इसे ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करो। जूल ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है, मिनट का 60 सेकेंड और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ ऊपर लेके चले जाओ। 8.4/60 इंटू 10⁻⁴ जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। पहले ये काम मैंने कर लिया। 0 से ये 3 बचेगा और डेसिमल से ये 2 बचेगा। ठीक है बेटा, ये कटेगा क्या? कटेगा। 6 1 जा 6, 24, 6 4 जा 1400 जूल। देखो 10⁻2 का मतलब 100 कर लिया। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकेंड में इतनी जूल एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब ये है, बोलता है द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन एन एरिया 10 मीटर स्क्वायर। कोई एरिया है जिसका एरिया दिया है 10 मीटर स्क्वायर, इस पर सोलर एनर्जी गिरती है तो 1 मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी गिर रही है, तो 10 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी गिरेगी? तो हम बोलेंगे सर 1400 में 10 का मल्टीप्लाई कर लो, 14,000 जूल पर सेकेंड गिर रही है। 1 सेकेंड में 14,000 जूल मिल रही है, गिर रही है ना भाई। 1 मीटर स्क्वायर में इतनी एनर्जी 1 सेकेंड के अंदर, तो 10 मीटर स्क्वायर में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 14,000 1 सेकेंड में 14,000 जूल पहुंच रही है। ओके, ये सारा का सारा 100 ग्राम पानी को मिल रहा है। अब सोचो 100 ग्राम पानी को ये सारी एनर्जी मिल रही है। पहले तो सोचो 100 ग्राम पानी को 0 से 100 तक जाने में कितना एनर्जी चाहिए। 0 से 100 तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, ये सॉल्व करो बच्चों। तो डेल्टा Q बराबर mH डेल्टा थीटा। मास है 100 ग्राम,
एस है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ये अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो जूल वगैरह में है। तो हम एक काम करते हैं 0.1 kg 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और 0 से 100 तक का टेम्परेचर डिफरेंस 100, डेसिमल सी है 0, 42,000 जूल चाहिए। अब सोचो 1 सेकंड में 14,000 जूल मिलता तो कितने टाइम में 42,000 जूल मिल जाएगा? 3 सेकंड में। 14 3 जा 42। अच्छा, सिरजन का अपना टेबल होगा ना? क्यों 14 3 जा 1 सेकंड में 14,000 तो 42,000 मिलने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड आंसर होगा। इसके लिए थोड़ा सा टेबल आना चाहिए, जिसको लोग हिंदी में बोलते थे पहाड़ा। पहाड़ा आना चाहिए। सिरजन कंफ्यूज्ड कि ये 3 सेकंड कैसे है? मेरा तो 1 सेकंड आ रहा था। 1 सेकंड आ रहा था ना सिरजन? हाँ देखा, सही बोल रहा था मैं। हाँ आराम से गार्गी, आराम से। हाँ और बताओ। अरे बिल्कुल बिल्कुल 33 पेज नंबर दीदी 2.23। देखो दीदी ने सवाल पूछा, जोर से बोलो। देखो दीदी ने, देखो दीदी ने सवाल पूछा। लिखो बेटा, लिखो क्वेश्चन लिखो। मनोज एक समय में पढ़ता था, बनाता था, मुझे बोलता था सर मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, बायोलॉजी कमज़ोर है। और अब बेटा तुम ध्यान नहीं लगा रहे हो पढ़ाई में। लिखिए, और इस सवाल को बनाना है मनोज, आंसर तुमसे चाहिए मुझे। अरे बनाओगे नहीं बनाओगे? लिखो क्वेश्चन, लिखो सभी लोग। इफ़ अ बॉडी एट 27 डिग्री सेल्सियस, सब लोग लिखिए क्वेश्चन। इफ़ अ बॉडी एट 27 डिग्री सेल्सियस emits 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 0.3 watt of heat. If a body at 27 degree Celsius emits 0.3 watt of heat, अब लिख लो 0.3 watt of heat। लिख लिया बेटा? Then what amount of heat will emit, then what amount of heat will emit at 627 degree Celsius, then what amount of heat will emit at 627 degree Celsius? 627 वॉट में बताना बेटा, वॉट में। हाँ ठीक है बेटा, सही है। 1 मिनट, मनोज भी बना रहा है और कॉपी चेक करूंगा मनोज का। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। इधर आओ, कॉपी लेकर इधर आओ। पेन कहाँ है तुम्हारा? यहाँ रखो कॉपी। बोलो स्टीफन्स लॉ क्या है? रिवाइज नहीं करा? कल क्लास अटेंड करा था ठीक से? कल ही ना पढ़ाया था स्टीफन्स लॉ? देखो बैलों को पता ही नहीं है, कल ही ना पढ़ाया था। बैल बुद्धि। हाँ स्टीफन्स लॉ पढ़ो तो जरा। हाँ इज पढ़ो पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो। P इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। बॉडी का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, बोलता 0.3 वॉट निकला। और जब 627 होगा तो कितना पावर निकलेगा? तो P प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 से सवाल बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। तुम ही हो, पहले भी तुम थे, आज भी तुम ही हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे लो एनर्जी जा रही है। लोग यहाँ पे डबल जोश से पढ़ते हैं, तुम यहाँ पे हाफ एनर्जी में आ गए। 1 महीने बाद तो 1/4 जुलाई के लास्ट लगाते रहते, 1% भी नहीं बचा बेचारे में एनर्जी। डबल जोश से लगोगे सिलेक्शन होगा, वरना फिर से तैयारी करो 2022 का। बैठो उधर और पढ़ाई में मन लगाओ, एकदम सेपरेट रहो, आइसोलेट हो जाओ। अभी दिन दुनिया से सब तोड़ दो नाता।
पढ़ो, खाओ, पढ़ो, बस यही 2 काम करना है बस। हाँ, आराम से। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सब छोड़ दो। अगर बनना चाहते हो डॉक्टर तो, और अगर तुम्हें नहीं बनना है, टाइम पास करना है, तो सारे देख रहे हो कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, बिल्कुल एकदम छाए हुए हैं, हर वक्त सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो समझ लो कि उनका 2025 तक भी दिक्कत होगा, बेवकूफ़। चलिए, इस सवाल को कितने बनाया? रेज योर हैंड। देखिए, क्लास के अंदर इतना आसान सवाल दिया, 10-12 हाथ उठाए, बस 20 होगा भाई मैक्सिमम। पता नहीं क्या लिखते रहते हैं। P प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 से सवाल बनेगा। पहले पावर दिया है 0.3, बाद का पावर पूछ रहा है 620, पहले 27 है तो 300, अब फिर 627 यानी 900। बताओ, इतना आसान सा सवाल है। P बराबर 0.3 इंटू 3 की पावर 4 यानी 81, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 24.3 वॉट। बताओ, इस सवाल को बनाने में ना, मैं तो सोचा ये 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट बनाएंगे। ये तो वो ग्रुप बनाएंगे जो बार बार बात करते हैं, हैदर विवेक, वो नहीं बना पाएंगे। बाकी तो पढ़ते हैं भाई, वो तो बनाने चाहिए थे, बनाते ही नहीं है। चलो बस। अब बेटा एक काम करना, क्वेश्चंस अगले दिन भी डिस्कस, मेरे वर्डिंग सुनो, क्या मैंने बोला? क्वेश्चन अगले दिन भी डिस्कस होंगे, ठीक है? और आप लोग सब लोग सवाल बना के लाना, रेडिएशन वाले, कंडक्शन के और रेडिएशन के सवाल बना के लाएंगे और कल पूछेंगे। जरा दीदी, हाँ कोई बात नहीं, बाकी सब सवाल